हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो ज्योग्राफी सीरीज है उसका क्लास 7 का चैप्टर 4 एयर टॉपिक ये डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें अब तक हमने क्लास 6 की जो 6 चैप्टर्स है वो डिस्कस कर लिए हैं और क्लास 7 के भी 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा 4 चैप्टर। तो इसी के साथ हमारे चैनल पे जो साइंस की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो आप वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ में जो हमारे मैथ्स के कुछ टॉपिक अब तक हो चुके हैं आप वो जाके भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। तो चलो फिर हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है एयर। तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे मेन चीज है, मान लो आपको पता है जैसे हमारी अर्थ है, अब अर्थ के चारों तरफ एक हमारा ब्लैंकेट है किसका, एटमॉस्फेयर का। ये हमारा एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एयर्स होते हैं, मान लो जो हम सर्वाइव करते हैं वो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर और जो एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एयर होती है, मान लो ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब होता है। तो इसका क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो क्या बोलते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन होता है हमारा 78%। फिर होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 21%। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हीलियम। फिफ्थ पे आता है ओजोन, सिक्स पे आता है आर्गन और सेवंथ पे आता है हाइड्रोजन। और इस तरीके से कुछ और लाइक वाटर वेपर होते हैं, यहाँ पे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सब भी होता है। तो जैसे ओजोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 और बाकी जो भी गैसेज है वो है 0.04 और नाइट्रोजन है 78 और ऑक्सीजन 21। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग ऑक्सीजन जब हम मान लो इनहेल कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारा का सारा ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं। हम साथ में कुछ नाइट्रोजन या कुछ और जो गैसेज होती है वो भी गैसेज, या मान लो हमारे वाटर वेपर हो गए, ये सब भी इनहेल करते हैं। पर जो हमारा मान लो कोई हम जो नाइट्रोजन का है वो हमारा कोई भी डायरेक्टली यूज नहीं है, तो हम जैसे उसे इनहेल करते हैं वैसे ही एक्सहेल भी कर देते हैं। पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होता है, पर प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं स्टोमाटास के थ्रू। पर वो जो नाइट्रोजन है वो इनहेल नहीं करते। तो नाइट्रोजन कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे मान लो जो हमारा प्लांट है, प्लांट के रूट्स पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो जो डायरेक्ट डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के किसी काम का नहीं होता। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ से हमारे नाइट्रोजन लेते हैं और वो ऐसे फॉर्म में बना देते हैं कि जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सके और उसे यूज कर सके। फिर अगले हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। सिंपली जो ऑक्सीजन की यूजेज है, ये आई होप सबको सभी को पता होंगे, बताने की इतनी जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे सिर्फ यही है। फिर अगले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. तो मान लो जो नॉर्मल, मान लो अगर हम जो ह्यूमंस रह रहे हैं या जो बाकी के प्लांट्स रह रहे हैं या एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनका जो मान लो जैसे हमारे जो ह्यूमंस का जो हम बना मान लो O2 हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। तो जितना हम CO2 प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब हमारे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में, और जो एनिमल्स को मिला के, जो ह्यूमन और एनिमल्स को मिला के जितना भी CO2 प्रोवाइड हो रहा है या एक्सहेल कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो हमारे जो प्लांट्स है वो सब यूज कर ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है वो इक्वल हो जा रहा है, कि हमारे जो मान लो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई एडिशनल ना कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है ना एडिशनल ऑक्सीजन बच रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बैलेंस में चल रहा है। इसीलिए हमारी जो चीजें रहती थी पहले, उसमें ना कोई ग्लोबल वार्मिंग होती थी, ना जो हमारे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते थे, ना जो अलग अलग अभी मान लो हमारे जो रेनी सीजन है उसके जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। तो बहुत ज्यादा हमारे अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर सबसे पहले हमने जैसे यहाँ तक पढ़ लिया था, अभी कितना था, पहले इक्वल था। अब हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब बढ़ कैसे जा रहा है, अब मान लो हम जो फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे हमने मान लो हमारे कार में पेट्रोल यूज करा, तो जो कार है वो अलग अलग तरीके की गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करती है। उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और भी अलग अलग हार्मफुल गैसेस होती है। फिर दूसरा क्या है, एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो सिंपली जो मतलब अलग अलग तरीके की हम जो मतलब चीजें कर रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, चाहे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कोल से, फिर हमारे व्हीकल्स हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज में जो जो चीजें यूज हो रही है, तो इन सब से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड या अलग अलग गैसेस रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रही है। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है,
उसका रिजल्ट हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और ये हमारे अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को हार्म कर रहा है। तो कैसे हार्म करता है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो हमारी मान लो हीट आ रहा है, मतलब जो सन की रेज आ रही है, इससे जो हीट है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, वो ट्रैप कर लेता है। यहाँ पे क्या कर लेता है, वो ट्रैप कर लेता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गर्म होना शुरू कर देता है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो जो हमारे हीट है वो कम ट्रैप होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। तो क्या है, अब मान लो जो हमारी जो एयर है, अगर मान लो उसको हीट करा जाए, तो वो लाइटर हो जाती है, लाइटर, और जितनी लाइटर होगी उतनी ऊपर मूव करेगी। फिर यहाँ पे कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। अब जो हॉट एयर है वो हो जाएगी ऊपर, और जो कोल्ड एयर है वो आ जाएगी उसकी जगह पे नीचे। फिर when hot air rises, cold air from surrounding air rushes there to fill the gap. That is how the air circulation takes place. तो air circulation कैसे take place करता है, कि जो हमारी heated गैस है, मतलब जो hot गैस है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जिसका टेम्परेचर कम है वो हैवी होती है, वो हमारी नीचे की तरफ मूव करेगी। फिर यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये बढ़ावा देता है। और ये कैसे, कि जो हमारी अर्थ अर्थ से मतलब अर्थ में जो रेज आ रही है सन की, उसको जो उसकी जो हीट है वो ट्रैप कर लेता है। फिर इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। तो मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो जो ये हमारा क्या थी, अभी जो हीट रहता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हीट रहता है, ये इतना ज्यादा कोल्ड हो जाता है कि चाहे कोई भी हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, चाहे ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retain increases the temperature of the earth. This is called global warming. तो global warming क्या होता है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो जब राइज होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। The rise in temperature causes the snow in coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic change in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. तो यहाँ पे सिंपली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इम्पैक्ट बताया है, कि जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघलने लग जाते हैं, हमारे जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, इसलिए जो कोस्टल एरियाज है वो पानी के अंदर चले जाते हैं। और जो वहाँ पे फ्लोरा और फोना था, या मान लो बहुत से लिविंग बींग्स थे, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो, वो सब एक्सटेंट हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ चीजें दे रखी, जो आर्टिकल्स आए थे कभी। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने भी ये पढ़ा कि हमारे अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है। अब उस एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, किस तरीके की लेयर्स है, वो हम अभी देखते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर्स है। सबसे पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर। पहली कौन सी है, पहली है ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर तीसरी है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। फिर चौथी है हमारी थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम एक और क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। फिर अगली और लास्ट है हमारी, वो है एग्जोस्फेयर। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो हमारी सबसे लोएस्ट लेयर होती है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हो, जो लोएस्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। तो जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो भी हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है वो इसी के अंदर होती है। यहाँ पे जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, वो भी जो हमारी मतलब इतना भी हाइट है उसकी ऑलमोस्ट 8.8 मीटर्स है, 8.8 किलोमीटर्स है। फिर भी ये हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है उसके अंदर ही आता है, कि ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो हम लोग कहते हैं 8 से लेके बहुत जगह मान लो 15, 12 या 13 तक भी अलग अलग जगह डिफाइन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम इस बुक में दे रखा है, इस बुक में यहाँ पे 13, तो हम 13 मान के चलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी ट्रोपोस्फियर। द लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this region. तो जितने भी हमारे क्लाउड्स होते हैं वो 99% क्लाउड्स हमारे कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो यहीं पे हमारा रेनफॉल होती है, यहीं पे जो हमारे अलग अलग फिनोमेना होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर अब जो हमारा सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो हमारे दो लेयर है इनके बीच में क्या आता है, इनके बीच में आता है ट्रोपोपॉज। ये आप देख सकते हो ट्रोपोपॉज। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो चला जाता है। वो कितना लो जा सकता है, हमने से पिछली वीडियोस में उसने पूरी अच्छे से डिस्कस करा था, तो आप वो जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू हीट ऑफ 50 किलोमीटर। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomenon, making conditions most ideal for flying airplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effects of the sun rays. तो स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे होती है हमारी ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर जो हमारे यूवी रेडिएशन होते हैं सन से जो निकल के आते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर जो रेज आ रहे हैं
उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो हम तक वो जो हार्मफुल रेज है वो पहुंचते नहीं है। जो ये रेज है, इनसे हमें स्किन बर्न हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और भी अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। फिर यहाँ पे चलो हम जो टेम्परेचर वाली चीज वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पे हो जाता है। फिर हम वापस देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के, जब स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे खत्म होता है वो क्या, स्ट्रेटोपॉज। फिर वहां पे जो टेम्परेचर है वो फिर से राइज हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। अब स्ट्रेटोपॉज के बाद अगला क्या आता है, अगला आता है मीजोस्फेयर। तो mesosphere, this is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. तो जो मीटरॉइड्स है, मान लो जो हमारे आसमान से मीटरॉइड गिर रहे होते हैं, वो इस वाली लेयर में आके कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, बर्न। तो इसके बाद जो हमारे 99 जो 99% मीटरॉइड्स है वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। सिर्फ बहुत ही कम जो मतलब कुछ टुकड़े होते हैं वही जाके हमारे जो अर्थ पे टकराते हैं। तो जो ये मेसोस्फेयर है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो होता है मेसोपॉज। तो सिंपली सिमिलर चीज चल, जैसे ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर मेसोपॉज। फिर मैं एक और चीज बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा आइडियल जो एरिया है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे जो जितने भी एयरप्लेन है वो फ्लाई करने के लिए। तो कभी आपने, अगर आप एयरप्लेन में बैठे होगे तो आपने फील करा होगा, जब वो अचानक से मतलब एक डिसेंट लेता है, तो जब जो मान लो इस लेयर है इसको जब वो क्रॉस करता है तो एक टर्जिडिटी सा फील होता है। मान लो एक जो शेक होता है हमारे प्लेन में, उस तरीके से कुछ फील होता है। तो ये तब फील होता है जब यहाँ पे हम मूव डाउन करते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर में। फिर हमने अभी देख लिया मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर के बाद क्या आता है, मेसोस्फेयर के बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम और क्या कहते हैं, आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आयोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो यहाँ पे आयनोस्फेयर एक पार्ट है इस लेयर का, या फिर हम इस पूरी लेयर को भी आयनोस्फेयर बोल सकते हैं। फिर इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर्स हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो इस लेयर का मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल होता है हमारा रेडियो ट्रांसमिशन। तो ये कैसे यूज होता है, तो मान लो हमारी एक सैटेलाइट है, सेट मतलब जो हमारे एक सेंसर है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा कोई एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी रेस को स्प्रेड कर रहा है, मतलब सेंड कर रहा है यहाँ से। तो जो हमारा आयनोस्फीयर होता है इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि इससे टकरा के जो हमारा सिग्नल है वो वापस आके इधर मतलब अर्थ की तरफ वापस सेंड हो जाता है। तो इसी इसी वजह से जो हमारा आयनोस्फीयर है ये हम यूज करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में। फिर आगे देखते हैं एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन लेयर एयर लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो आखिरी जो लेयर होता है वो एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर की चीज मतलब एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स थे वो यहीं तक थे। फिर हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट बहुत ही मतलब एक तरीके से सिमिलर टॉपिक्स है, पर जो एक वास्ट डिफरेंस है इनमें वो क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेदर होता है, वेदर क्या होता है, वेदर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एक टाइम मतलब एक टाइम पीरियड में, चाहे मान लो हमारा डे टू डे हो गया, डे टू डे, या फिर एक जो स्मॉल मान लो एक वीकली, जो उस तरीके का होता है वो होता है हमारा वेदर। उस वक्त का जो मान लो हमारे टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है, तो जो ये सारे सिनेरियोज आते हैं ये सब आते हैं हमारे वेदर में। तो यहाँ पे वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स with its control knobs. Weather is this आर टू आर डे टू डे कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर। तो वेदर क्या होता है, वेदर होता है डे टू डे या फिर आर टू आर। मान लो अगर बारिश हो रही है तो हम अगर सर्च करेंगे कि आज का वेदर कैसा है, तो आज का वेदर है रेनी। हम ये नहीं बोलते आज का क्लाइमेट रेनी है, क्योंकि क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म में, पर वेदर होता है शॉर्ट टर्म में। तो वेदर आर्ली भी हो सकता है, जैसे मान लो आप कभी सर्च करते हो कि 8 से 9 बजे बारिश होगी, तो 8 से 9 बजे का वेदर कैसा होगा, वो होगा रेनी। तो जैसे मान लो कभी क्लाउडी होता है, तो क्लाउडी कितने बजे का वेदर होता है, उस तरीके से हम जो वर्ड टर्म यूज करते हैं वो होता है हमारा वेदर आर्ली या फिर डे टू डे चीजों में। फिर अगला जो टर्म है वो है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। अब मान लो कोई भी एक लोकेशन है। अब इस लोकेशन में मान लो जैसे हम सीजन के डिस्कस करते हैं, मान लो हर साल जैसे अप्रैल से हमारे जो जुलाई तक होता है, उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है, हर बार होते हैं हमारे जो समर सीजन होता है, समर। फिर जो हमारे मान लो इसके बाद आता है अगस्त टू अक्टूबर, ये होता है हमारा रेनी सीजन। फिर उसके बाद हमारा नवंबर से अगले जो हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फैब तक वो हो जाता है हमारा, फैब या मार्च तक वो हो जाता है हमारा विंटर सीजन। तो जो हमेशा ये साइकिल रिपीट होती है, तो इसी को हम एक क्या बता देते हैं, ये होता है क्लाइमेट बताता है यहाँ का। तो यहाँ का क्लाइमेट जैसे मान लो अगर जो एवरेज क्लाइमेट है, हम अपने मान लो दिल्ली का लेके चलते हैं, तो दिल्ली का जो एवरेज क्लाइमेट है वो समर में कितना जो वेदर टेम्परेचर चला जाता है, वो ऑलमोस्ट 45 के आसपास चला जाता है। विंटर में एज लो कितना चला जाता है, एज लो 5 डिग्री या 3 डिग्री तक जा सकता है।
तो ये जो हमारे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होता है, ये होता है हमारा क्लाइमेट। फिर हम आगे देखते हैं। फिर टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है हमारे जो हमारे मतलब आसपास की जो एयर है, वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो हम वो मेजर कैसे करते हैं? वो हम मेजर करते हैं डिग्री में। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night, but also from season to season. Summers are hotter than winters. फिर an important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. अब insolation ये क्या है? तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हमारे मान लो टेम्परेचर है उसको डिफाइन करता है। अब इंसुलेशन में होता है क्या, मान लो यहाँ से हमारी जो आती है सन की रेज, अभी जब सन की रेज आती है तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला सरफेस है ये गर्म होना शुरू कर देता है। तो जो ये सरफेस है ज्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन टू जो ये वाला सरफेस है। अब जैसे हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे एक 5, मान लो कुछ भी 5 यूनिट्स की जो हीट है, वो मतलब वो पास हुई यहाँ से, मतलब सनरेज के थ्रू 5 यूनिट्स की जो हीट है वो यहाँ तक पहुंची। और सिमिलरली जो ये वाला एरिया है इसमें भी 5 यूनिट्स की हीट पहुंची। पर हो क्या रहा है, अब जो ये वाला एरिया है ये बहुत कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि जो हमारी सीधी लाइट पड़ रही है वो सिर्फ छोटे से एरिया में पड़ रही है, पर जो हमारी टेढ़ी लाइट पड़ रही है वो एक ज्यादा बड़े एरिया में पड़ रही है। इसलिए जो ये वाला है ये कम हीट होता है, ये होता है यहाँ पे लो हीट। और ये क्या होता है? ये हो जाता है मोर हीट, यहाँ पे लेसर हीट। और ये हो जाता है मोर हीट। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है? इंसुलेशन होता है। अब आप समझ सकते हो जब ये वाला जो हमारे सरफेस है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो इस जो मतलब जो हमारी एयर इससे कांटेक्ट में है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगी कंडेंसेशन की वजह से। फिर इसी तरीके से जो हमारा एयर है वो गर्म हो जाती है, और ये इम्पैक्ट डालती है किस पे? हमारे टेम्परेचर पे। फिर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? तो अब स्नो पे कवर्ड जो हमारे पोल्स है वो स्नो कवर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे जो हीट है वो ना के बराबर पहुंचती है। फिर टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन द विलेजेस। किस वजह से? जो हमारे मतलब बहुत बार जो हमारी सिटीज होती है उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है विलेज की वजह से, विलेज के कंपैरिजन में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे कंक्रीट और मेटल की बिल्डिंग होती है वो, और जो हमारी एसफेल्ट की रोड होती है, तो ये सब हमारी हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रात के टाइम पे रिलीज करती हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। फिर हम आगे देखते हैं। द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। तो जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग हो गई, ये सब किस वजह, ये सब जो हमारी हीट है उसको एक तरीके से ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। फिर जैसे जैसे मान लो ठंडा होने लगता है वेदर, तो ये जो हीट है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है इन बिल्डिंगों से। फिर यहाँ पे देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री। तो जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? डिग्री। तो डिग्री इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, 21 डिग्री। फिर इट वॉज इन्वेंटेड बाय, ये आपको नाम याद रखना है, एंदर्स सेल्सियस। On the Celsius scale, the water freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो बेसिक मतलब एक जो मान लो हमारी बेसिक यूनिट थी जीरो, वो हमने क्या लिया? वो जब हमारा वाटर है जिस पॉइंट पे फ्रीज हो जाता है उस पॉइंट को हमने लिया जीरो, और जिस पॉइंट पे बॉयल हो जाता है उस पॉइंट को लिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे देखते हैं। ऑन द मून देयर इज नो एयर, हैंस नो एयर प्रेशर। अब जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर, पर जो हमारा मून है, मून के आसपास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। फिर एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessel burst. अब मान लो अगर यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर यहाँ जाके बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के खड़ा हो जाता है, मतलब मून पे जाता है, तो क्या होगा? यहाँ पे कोई भी जो अभी तक हमें फील क्या हो रहा था, जो हमारी एयर है वो एक अलग अलग तरह से प्रेशर लगाती है, तो हमारी बॉडी को उसकी आदत है और इसी हिसाब से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। पर अब जब यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, तो जो हमारी वेन्स है वो मतलब बाहर की तरफ प्रेशर डालना शुरू कर देंगी। तो आपको पता है जैसे हमारी जो एयर मूव होती है वो कहाँ से होती है? वो जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब बाहर तो जीरो, बाहर तो क्योंकि पूरा वैक्यूम है तो जीरो प्रेशर है, और हमारे जो वेन्स है उसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो वहां से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी, इस वजह से हमारी वेसल्स है वो फट जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे तो ब्लीड लिखा है, इट विल लीड टू डायरेक्टली डेथ। फिर हम आगे देखते हैं। एयर प्रेशर, you will be supported to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts a counter pressure. Air pressure is denied as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface.
तो सिंपली यहाँ पे यही बताया कि हमें अब तक फील नहीं होता कि जो हमारा बेसिक प्रेशर है, इनके 2 रीज़न है, एक तो हमारी जो आदत हो जाती है, फिर दूसरा है जो हर तरफ से जो हमारी प्रेशर होता है वो बहुत हद तक सिमिलर ही होता है। इस वजह से हमें ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, एज़ वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो जो हमारा जो सी लेवल होता है, जहाँ पे सी है, तो यहाँ पे जो हमारा मान लो जो एयर प्रेशर होता है वो होता है मैक्सिमम, एयर प्रेशर मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाना शुरू कर देते हैं, अगर माउंटेन के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे किसी भी, तो वहां पे जो प्रेशर है, जो हमारा एयर प्रेशर है, ये बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो जो हमारे, मान लो हम जो इनहेल करेंगे एयर, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। उसमें जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, दूसरा जितना प्रेशर कम होता है उतनी ज्यादा हमें डिफिकल्टी होगी। फिर हम आगे देखते हैं, इन एरियाज में टेम्परेचर इज हाई the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. तो जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे होते हैं हमारे क्लाउडी स्काइज होते हैं, और जो वेदर होता है वेट होता है, मतलब एक तरीके से जो मतलब रेन वाला टाइम होता है वो आ सकता है। फिर इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। तो जहाँ पे हमारी एयर होगी वो हैवी होगी, मतलब ठंडी होगी, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्लियर स्काई और सनी, मतलब क्लियर और सनी स्काई होता है। फिर आगे देखते हैं, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी एयर है वो कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। फिर आगे देखते हैं विंड। विंड क्या होता है, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब मान लो जो हमारी एयर होती है, जब एयर मूव करती है, एयर जब मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जो ये मूवमेंट मतलब कुछ स्पीड से करती है, यहाँ पे कुछ स्पीड होती है, उस जो ये मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विंड। तो विंड का क्या काम होता है, यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट्स और अप्रूव्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो जो विंड की स्पीड होती है वो एक तरीके मतलब बहुत कम से कम और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो जैसे जो हमारे विंड स्टॉर्म्स आते हैं, विंड स्टॉर्म्स, इसमें जो हमारी विंड की स्पीड है वो 100 किलोमीटर या 160 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब क्या इससे इफेक्ट होता है, इससे जो हमारे रूट्स मतलब प्लांट्स होते हैं, ये डीप मतलब डी रूट हो जाते हैं। फिर हमारे जो घर होते हैं उनमें ज्यादा कुछ हैवी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं हमारे विंड के। एट टाइम्स विट कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। तो अब क्या होता है, मान लो जो हमारा अम्ब्रेला है, इस तरीके जब ये यहाँ पे मान लो हमारी विंड आ रही है, तो इस तरीके से पूरे इस पूरे जो हमारा मान लो एरिया होगा अम्ब्रेला का, उस पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो जो अम्ब्रेला है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से अलग अलग डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देता है, और हमें बहुत ही डिफिकल्टी होती है इसको होल्ड डाउन करने में। फिर आगे देखते हैं, अ विंड इज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जांपल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। तो ये मतलब जो विंड का मेनली जो बेसिकली हम एक नेमिंग फॉर्म होता है वो कैसे होता है, मान लो जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर हमारी विंड चल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे साउथ वेस्टर्न विंड। अब सिमिलरली यहाँ से इस तरफ जा रही होगी तो इसे हम कहेंगे वेस्टर्लीज, जैसे यहाँ पे हो रहा है मतलब वेस्टर्न विंड या वेस्टर्लीज। तो जो हमारा विंड का नेमिंग होता है वो सिंपली जिस डायरेक्शन से वो आ रही होती है, उस डायरेक्शन उस मतलब उसी से हमारा जो विंड का नाम होता है वो जस्टिफाई होता है। फिर आगे देखते हैं, विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो विंड विंड कितने तरीके की, तीन तरीके की है। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली हमारी परमानेंट विंड्स। तो द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। परमानेंट विंड कितने तरीके की है, तीन तरीके की है। वो क्या है, हमारी ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई और ईस्टर्लीज हो गई। ये क्या है हमारी परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर सर्कुलेशन। फिर दूसरी हमारी दूसरी तरीके की विंड कौन सी है, वो हमारी सीजनल विंड है। दीज विंड्स चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया। अब मॉनसून इन इंडिया कैसे, मान लो जो हमारा ये मान लो हमारा हो गया पेनिनसुला। तो जो हमारा मॉनसून आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारा आता है साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट तो आपने सुना होगा, वो क्या होता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। तो इस तरफ से जो हमारा मॉनसून है वो जाता है, तो इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये एक सीजनल विंड होता है कि जब हमारा मानसून का टाइम आता है, मान लो जुलाई अगस्त में, तभी ये इस तरफ से हमारी जो विंड्स है वो आना शुरू होती है। बाकी सब टाइम में इस तरफ को विंड नहीं जाती। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड्स। फिर जो हमारी थर्ड टाइप की विंड है वो हमारी लोकल विंड्स। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। तो जो मान लो हमारी ये वाली विंड्स थी, ये मतलब ये एक लॉन्गर एरिया के लिए होती है और थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए होती है। पर अब लोकल विंड्स क्या होती है, लोकल विंड होती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है, जैसे या तो मतलब डे में कुछ पर्टिकुलर टाइम पे,
मतलब सुबह चलेगी या दोपहर में चलेगी, और एक छोटे एरिया में चलती है। तो जो हमारे मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक जो टर्म यूज होता है वो होता है लू। तो लू क्या होता है? लू होती है हमारी मतलब एक बहुत ही ड्राई और हॉट मतलब विंड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्राई एंड हॉट लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही होती है। तो ये इस जो हमारी ये विंड है, ये क्या होती है? हमारी लोकल विंड होती है। तो हमने फिर से देखा क्या कि हमारे तीन तरीके की विंड होती है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। और परमानेंट विंड के भी तीन तरीके होते हैं, आपको याद रखने हैं। वो कौन से? ट्रेड विंड्स होते हैं हमारे, वेस्टर्लीज होते हैं, ईस्टर्लीज होते हैं। अब सिंपली वेस्टर्लीज क्या है? वेस्टर्लीज वो विंड है जो हमारे वेस्ट की डायरेक्शन से आती है। फिर ईस्टर्लीज क्या है? जो ईस्ट की डायरेक्शन से आती है। और हमारी ट्रेड विंड्स क्या है? ट्रेड विंड्स होती हैं जो एक ऑलमोस्ट हर टाइम पे कुछ विंड चलती रहती है, हमारी ओशंस में आती है, मेनली ओशंस में। तो इन्हें हम ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पुराने टाइम में जो हमारे ट्रैवलर्स होते थे, जो हमारे मतलब वॉयेजर्स होते थे, वो इसी ट्रेड विंड का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हम जो हमारे कुछ प्रेशर फील्ड्स हैं वो देख लेते हैं, मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। तो होता क्या है? जो हमारा इक्वेटर होता है, उस पे जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। तो आप यहाँ पे ये टर्म देख सकते हो, डोल्ड्रम। तो ये होता है हमारा लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे। इसे हम और क्या टर्म कहते हैं? उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो। तो जो हमारे ऊपर से जो हमारे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब ट्रॉपिकल जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं दोनों, 23.5 डिग्री नॉर्थ में भी और 23.5 डिग्री साउथ में भी, ये मतलब एवरेज बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारी विंड होती है, ये यहाँ पे होता है हमारा हाई प्रेशर, और यहाँ पे भी होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से कहाँ जाते हैं हमारी विंड? लो प्रेशर में। तो लो प्रेशर कहाँ है? लो प्रेशर हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हमारी विंड इस तरफ मूव होना शुरू कर जाती है। अब ये मूव तो मान लो सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट होगी, पर अब हो क्या रहा है? अब जो हमारी अर्थ रोटेट हो रही है अब अपने एक्सिस पे, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हमारे नॉर्थ में विंड है, अब मान लो ये विंड इस तरफ मूव हो रही है, तो ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट मतलब इस तरफ। इसी तरीके से जो हमारी इधर वाली विंड है, ये सदन वाली विंड है, वो मान लो अभी स्ट्रेट जा रही है। अब सदन वाली विंड कहाँ होती है? वो हमारे लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हो जाती है लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे हो जाती है राइट की तरफ। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। अब जो हमारा दूसरा मतलब लो पॉइंट होता है, लो प्रेशर एरिया, वो होता है सब पोलर। सब पोलर मतलब ऑलमोस्ट 66.5 डिग्री वाला जो एरिया होता है, वो भी होता है हमारा लो प्रेशर वाला। तो अब यहाँ पे भी सिंपली वापस से हमने जैसे पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो हमारी विंड है वो मूव करती है। तो अब जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया में क्या था? हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फिर से मूव करेगी। अब क्या होगा? अब सिंपली जब ये मूव करेगी अपने राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो अभी स्ट्रेट जा रही थी तो राइट की तरफ टिल्ट हो गई। यहाँ पे भी स्ट्रेट जा रही थी, अब वो अपने लेफ्ट की तरफ क्या होगा? टिल्ट होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे इक्वेटर्स होते हैं हमारे लो, फिर जो हमारे ट्रॉपिक होते हैं हाई, फिर सब पोलर होते हैं लो। तो हमारा जो आखिरी पोलर होता है वो क्या होता है? वो होता है हाई प्रेशर। तो सिंपली फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिर से हमारी विंड मूव करेगी। तो आपको ये चीजें ये याद रखना है कि कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होता है हमारे सब ट्रॉपिकल मतलब 23.5 डिग्री पे, और होता है हमारा हाई प्रेशर 90 डिग्री पे। तो और लो प्रेशर कहाँ होता है? लो प्रेशर होता है हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे और सब पोलर रीजन पे। और हमारे जो क्या कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो हमारी विंड होती है वो राइट साइड में टिल्ट होती है। तो किस वजह से होती है? ये होती है हमारी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, या अर्थ का मतलब रोटेशन होता है उस अपने एक्सिस पे, उस वजह से। फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे केस स्टडी है जो हमारा साइक्लोन आया था उसके बारे में। तो ऑन 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन 29 अक्टूबर 1999। तो जो हमारे ओडिशा वाला जो एरिया है, उसमें आया था एक बहुत ही मतलब मेजर जो साइक्लोन है, उसके बारे में बताया है। फिर विंड वेलोसिटी यहाँ पे 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा होती है। और ये कितने 36 घंटे के लिए रही थी। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये डिवास्टेटिंग रहा होगा, कितना ज्यादा डैमेज पहुंचाया होगा इसने जो हमारा एरिया है या जितनी भी चीजें हैं। फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है जितना भी मतलब हमारे वाटर वेपर का अमाउंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. तो moisture क्या था? moisture था जो हमारे water vapor होता है, वो atmosphere में कितना परसेंट है, वो होता है हमारा moisture। इसी तरीके से हमारा ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है कि एक जो मतलब लोकेशन है उस पे कितना मॉइस्चर है, उससे हम डिफाइन करते हैं ह्यूमिडिटी से। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब हमारे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ह्यूमिड डे होता है, वो कब होता है? जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। तो जितनी ज्यादा हमारी जो मान लो एयर है वो गर्म होती रहेगी, उतनी ज्यादा वाटर वेपर वो अक्यूमुलेट कर पाएगी। फिर सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो जितनी ज्यादा वो अक्यूमुलेट करेगी उतना ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए
कि एक ह्यूमिड डे पे जो हमारा क्लॉथ होता है वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब एक जो सनी डे होता है उसका कंपैरिजन में। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मान लो अगर यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल जो हमारा सनरेज़ होता है उससे जो वाटर एवापोरेट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे वाटर वेपर्स हवा में। अब जो हमारा क्लॉथ्स है वो भी गीला है, इस मतलब इस पे भी वाटर है और इसके आस-पास भी जब सराउंड में वाटर वेपर पहले से बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होते हैं, तो जो हमारा वाटर है वो सनरेज़ की वज़ह से हीट अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। इस वज़ह से जो हमारा क्लॉथ है वो सूखने में भी टाइम लगाता है। फिर आगे देखते हैं। आगे व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे हमारा जो सन की रेज़ की वज़ह से जो वाटर वेपर बन रहे हैं ऊपर, ये क्या बन रहे हैं? ये हमारे बन रहे हैं वाटर वेपर। तो ये जैसे-जैसे हीट अप होते हैं वैसे-वैसे ऊपर मूव करना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो वाटर वेपर है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं एक जगह पे। जब ये इकट्ठे होते हैं, बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो ये क्या बन जाती है हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स आर जस्ट masses of such water droplets. These droplets of water become too heavy to float in air when they come down as precipitation. तो होता क्या है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे मान लो जब ये हमारा क्लाउड बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता था वाटर वेपर की वो होल्ड करता है। उसके बाद क्या होता है, इसके आदि सीधा प्रेसिपिटेशन की तरह जो हमारे रेन रेन हो जाती है वो होना शुरू हो जाता है। रेन, स्नोफॉल या फिर स्लीट। स्लीट क्या होता है, हमारे जो ओले ओले होते हैं वो। तो इस तरीके से जो हमारी एक लिमिट होती है हमारे एक क्लाउड की, वो ब्रेक हो जाती है और ये एज प्रेसिपिटेशन हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है जो पानी होता है। फिर आगे देखते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस वी सी ट्रेड्स ऑफ दिस एंड कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तो यहाँ पे होता क्या, मान लो जब भी आपने कभी नोटिस करा होगा कि एक जो जेट प्लेन है बहुत ज्यादा जब स्पीड से जाता है और इसकी जो पीछे होते हैं वो एक वाटर मतलब जो एक हमारी गैस रिलीज होती है या वाटर वेपर रिलीज होता है, वो एक तरीके की ऐसे लाइन बनाते हुए चलते हैं इस तरीके से जहां जहां वो मूव करता है और ये लाइन बहुत ही इजीली विजिबल होती है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस। तो जो मॉइस्चर होता है इंजन में वो इकट्ठा हो जाता है, तो कंडेंस हो जाता है और वो एक क्लाउड जैसे जो होता है वो फॉर्म हो जाता है उस जगह पे। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारे प्रेसिपिटेशन होते हैं उसे हम कहते हैं रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज होता है हमारे रेन वाटर से। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लैंग एरियाज। अगर मान लो हमारे इस तरीके का कोई लैंड है, जे मान लो एक टेरेन है स्लोप जैसा, अगर यहाँ पे जो नॉर्मली अगर यहाँ पे होंगे हमारे ट्रीज, तो ट्रीज अपने आसपास के जो वाटर को है वो एक मतलब हेल्प करेंगे नीचे जाने में, अंडरग्राउंड जाने में। पर अगर ट्रीज नहीं होंगे यहाँ पे, मान लो आपका सॉलिड होगा कुछ भी होगा, तो जो वाटर है सीधे यहाँ से नीचे जाता रहेगा और ये ऐसे एक्टिविटी करेगा जो लैंडस्लाइड हो सकती है जिस वजह से। फिर हम आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे कितनी तरीके की रेनफॉल है, वो हमारी तीन। वो क्या है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। अब कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल थी हमारी यही वाली कि जब हमारे जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है मान लो आसमान में, तो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। फिर एक लिमिट के बाद जो मतलब एक लिमिट ब्रेक हो जाती है, उस लिमिट के बाद वो प्रेसिपिटेशन की तरीके से वापस हमारे अर्थ पे आ जाता है। फिर हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ओरोग्राफिक। अब ओरोग्राफिक क्या है, ओरोग्राफिक होता है जो मान लो हमारी एयर है। अब एयर के अंदर पहले से कुछ वाटर वाटर वेपर है। अब ये एक मान लो हमारी माउंटेन स्लोप है जो हिल साइड है, उसे हम मतलब अब एयर के पास जो हमारे जाने का कोई और जगह नहीं है, उसे इस जो हमारी माउंटेन है उसके ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये हमारी हैवी एयर जब ऊपर चढ़ती रहती है, तो ये मतलब एक ऐसा फॉर्म बन जाती है कि यहाँ पे सीधा रेन होना शुरू हो जाता है। मतलब ये बेयर नहीं कर पाती उस मूवमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे ख्याल से सीधा बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इस तरह की होती है वो कहाँ-कहाँ पे होती है, वो वेस्ट मलेशिया में होती है, न्यूज़ीलैंड में होती है और जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट असम हिल्स होते हैं, मतलब जो आपने मोनसिन राम जो मेघालय वाला रीजन है, आपको पता होगा कि मोनसिन राम जो हमारा एक प्लेस है, मोनसिन राम, जो इंडिया के मतलब मेघालय जो स्टेट है उसमें लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का वेटेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये इसी वजह से होती है क्योंकि अलग-अलग फॉर्म से यहाँ पे बारिश हो सकती है। जैसे हमारे जो मानसून होते हैं उस वजह से होती है। फिर ये एक हिल पे मतलब लोकेटेड है, तो जो हमारी मूवमेंट है जो हमारी एयर की, इस वजह से भी यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। फिर जो हमारा तीसरा जो है वो है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, ये होता है हमारा साइक्लोनिक मतलब साइक्लोनिक या कन्वेंशनल था हमारा पहला वाला जो हमने पहले डिस्कस किया। फिर अगला क्या है, अगला है हमारा साइक्लोन। तो साइक्लोन में क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा मान लो एक प्रेशर बनता है और आसपास जब हमारी विंड है उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे वाटर वेपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली बहुत ही लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यह बहुत ही हैवी रेनफॉल आता है, मतलब सडनली। तो ये जो रेनफॉल है ये तब कहीं जो हमारा साइक्लोन है उसके आसपास ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता। पर जब तक जहाँ पे एक साइक्लोन होगा वहां पे ये बारिश होती रहेगी।
तो वो होता है हमारा तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो अब हम आगे चलते हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सर्फेस। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्केर्सिटी एंड ड्रॉट अकर। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड्स टेक प्लेस। तो यहाँ पे सिंपली रेनफॉल के जो कॉजेज हैं वो बताए, कॉजेज ऑफ इफेक्ट बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं। वो होता है स्नो, स्लीट या फिर हेल। तो ये सिंपली क्या होते हैं, जो ओले होते हैं वो होते हैं। और स्नो होती है जो आपको पता ही होगा, जैसे हमारे जो माउंटेन्स पे होती है वो स्नो। फिर आगे देखते हैं। तब एटमॉस्फेयर क्या है वो हमने पढ़ लिया। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वो क्या है, वो हमारी एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन से होते हैं, वो CO2 हो गया, हमारा मिथेन हो गया। तो ये दोनों मेजर है। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज वेदर। अब वेदर क्या होता है, वेदर एक शॉर्ट टर्म का जो मतलब शॉर्ट टर्म का जो कंडीशन, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या जो उस एरिया का कंडीशन होता है वेदर का, उसे हम कहते हैं वेदर। फिर नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब 3 तरीके के रेनफॉल कौन से थे। पहला था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो इसमें क्या था, जो हमारे सिंपली मान लो इवेपोरेशन की वजह से हमारे जो वाटर वेपर है वो आसमान में जाते हैं, फिर एक कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो और इकट्ठे नहीं रह सकते, तो बारिश की तरह वापस नीचे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है हमारा ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी एयर होती है वो पहले से हैवी होती है, हैवी एयर होती है, उसमें पहले से कुछ वाटर वेपर है। फिर वो जैसे जैसे ऊपर मूव करने लगती है वो और ज्यादा हैवी होती रहती है, हैवी होती रहती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये भी बारिश करना शुरू कर देती है। फिर जो हमारा तीसरा था, तीसरा क्या था, तीसरा था साइक्लोनिक। तो ये सिंपली साइक्लोन्स की वजह से आता है। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर होता है जो सिंपली हम मतलब हम नॉर्मली फील नहीं कर पाते। तो ये जो एयर प्रेशर होता है, ये होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारी जितनी भी गैसेज हैं, वो जो प्रेशर एक ऑब्जेक्ट पे डालती है, जो उस मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, वो होता है हमारा एयर प्रेशर। फिर आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। तो कौन सा है, वो हमारा ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और ये कहाँ, ओजोन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर। और सबसे बड़ा ओजोन होल कहाँ है, वो है हमारा एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका। फिर आगे देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि यहीं पे लाइफ है। फिर आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कहाँ नहीं होते, क्लाउड होते स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते। मीजोस्फेयर में भी होते हैं पर स्ट्रेटोस्फेयर में बिल्कुल ही नहीं होते। फिर आगे देखते हैं एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस। तो हमने आप पहले क्या मतलब पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर जाएगी वैसे वैसे हमारा जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहेगा। फिर व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ इन लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड एज रेन। फिर आगे देखते हैं तो ट्रेड विंड्स क्या है, ट्रेड विंड्स एक परमानेंट विंड्स है। बाकी दो परमानेंट विंड कौन सी थी, एक थी वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और दूसरी थी ईस्टर्नलीज, ईस्टर्लीज। फिर अब लू क्या था, लू जो हमारी ड्राई एंड हॉट विंड थी वो थी। तो ये क्या होती है, एक लोकल विंड होती है। ये कहाँ पे होती है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया की। फिर आगे मॉनसून। मॉनसून क्या होती है, हमारे एक सीजनल विंड होते हैं, सीजनल विंड। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, ये होती है हमारी सीजनल विंड। फिर विंड, विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो विंड हमारी मूव होती है, ये होती है मतलब इसे हम कहते हैं विंड। फिर जो हमारे मतलब एनसीईआरटी में यही सारे जो हमारी चीज क्वेश्चन है, ये हमने क्या हालते पढ़ लिए। जो हमारा पूरा टॉपिक था एयर। आई होप सो आपको ये जो चीज़ें ये समझ में आई होंगी। मैंने तो कोशिश करी अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये पीडीएफ है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें मार्किंग कर रखी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते, उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। तो आपको सिर्फ मार्क करी हुई चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये पीडीएफ में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी बाकी सीरीज चल रहा है वो भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपके जो मैथ्स या साइंस है वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इसी तरीके से हम जो आगे चैप्टर्स है ज्योग्राफी के वो भी करते रहेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।